welcome you all to the YouTube channel of KS वाला. Hope आप सब अच्छे से होंगे and you people are preparing for the upcoming exams, चाहे वो जो भी हो, JKSSB के एग्जाम्स हो. होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एंड आई होप कि काफ़ी डिमोटिवेशन जो होगी है अभी, तो आई होप कि वो सब डिमोटिवेशन आप दूर जल्दी से करोगे एंड यू विल बी ऑन द ट्रैक जो आप शुरू कर चुके थे ट्रैक. तो जो देखा जा रहा है कि डिमोटिवेशन इज़ देयर, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू वर्क ऑन दी जो अपने रूटीन शुरू किया था वैसे ही काम करें. देर आर लॉट ऑफ दिस पोस्ट विच आर बीइंग एडवर्टाइज, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, तो सबके लिए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है. सो यू डोंट हैव टू लूज द होप. आप बस अपनी तैयारी करते रहिए. बाकी देयर इज़ द लक, जब जो कोई पोस्ट आना होगा तो उन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें आप. तो होप कि आप सब सक्सेसफुल हो जाएंगे डिफरेंट एग्जामिनेशन में. तो इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हमने अभी तक देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट. फिर हमने देखा था कि क्वालिफिकेशन जो है जैसे कंपोजिशन ऑफ पंचायत कैसा रहेगा. फिर उसके बाद हमने देखा क्वालिफिकेशन क्या होगा जो पंचायत के मेंबर्स बनना चाहते हैं या चेयरपर्सन्स बनना चाहते हैं. एंड आफ्टर दैट वी सॉ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे इन पंचायत के अकॉर्डिंग टू द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके बाद नेक्स्ट इज टर्म ऑफ द पंचायत, कि जब कोई पंचायत बन जाती है, इलेक्ट हो जाती है, तो कितने साल तक पावर में रहते हैं इन द लोकल एरिया. तो टर्म ऑफ द पंचायत अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट वो कितना है नॉर्मली, दैट इज 5 years. लेकिन क्या 5 साल का मतलब यह है कि 5 साल तक उनको कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दे कैन बी, दिस पंचायत कैन बी डिसॉल्व्ड आल्सो बिफोर 5 years बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 5 साल से पहले भी पंचायत को डिसॉल्व कर सकती है. अगर उनको ऐसा लगा कुछ ऐसे हालात है पंचायत सही से काम नहीं कर रहा है, तो उस बेसिस पे दे कैन डिसॉल्व दैट पंचायत बिफोर द 5 years. मान लो किसी पंचायत को 3 साल हो गए इलेक्शन के बाद फंक्शन करते हुए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लगा कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, तो वो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं. लेकिन कंडीशन ये बताता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट कि विद इन 6 months एक नया इलेक्शन करना है पंचायत के लिए. और मान लो कि 3.5 साल हो गए, 3.5 years हो गए और नया इलेक्शन हो गया, तो उसके बाद ठीक है कितने टाइम तक जो ये नया पंचायत चुना गया, ये कितने टाइम तक फंक्शन करेगा. जो बचा हुआ टर्म था, बचा हुआ कितना, 1.5 साल है, तो बस 1.5 साल के लिए पंचायत रहेगा. उसके बाद नया पंचायत इलेक्शन होगा, एक नई पंचायत आएगी. तो कहने का मतलब ये था कि अगर बीच में डिसॉल्व किया गया पंचायत को ड्यू टू एनी रीजन बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसको विद इन 6 months वापस से पंचायत को इलेक्ट करवाना है. लेकिन उनका जो टेन्योर होगा, उनका जो ड्यूरेशन होगा, वो सिर्फ रिमेनिंग होगा जो पुरानी वाली पंचायत का था. यानी कि अगर 3 साल के बाद वो डिसॉल्व हो गई, तो बाकी आने वाले 2 ही साल मिलेंगे किसको, नई पंचायत को. तो दैट इज द कंडीशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट. लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया, मान लो किसी पंचायत को 4.5 साल हो गए फंक्शन करते हुए, दैट मींस अब कितना बचा है, 6 मंथ बचे हैं, और इन 6 मंथ्स में उस पंचायत को डिसॉल्व करना पड़ा ड्यू टू करप्शन या एनी इश्यू. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लगा कि इसको डिसॉल्व करना चाहिए. तो इस कंडीशन में 6 मंथ के अंदर इलेक्शन नहीं करना. नॉर्मली जब इलेक्शन होना होता है तब करना है. अगर 1 साल या 2 साल बचे हो टेन्योर में, जो पुरानी पंचायत थी जिसको डिसॉल्व किया गया है, तो तब जाके 6 मंथ के अंदर आपको इलेक्शन करना पड़ेगा. और फिर उसका जो टेन्योर होगा वो कितना होगा, जो रिमेनिंग था पुरानी पंचायत का. ये कौन कहता है, इट इज बीन मेंशन्ड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट. फिर रही बात इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन कौन करवाता है. सो वी नो दैट जो बॉडी बताई गई थी इलेक्शन करवाएगा, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन. स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है यही करवाएगी इलेक्शन ऑफ द पंचायत. ये हमें याद होगा कि जो ये कमीशन है ये किसने रेकमेंड किया था कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए. वी हैव डिस्कस्ड द कमिटी नेम्ड एज गाडगिल कमेटी. हमने ये देखा था, इस गाडगिल कमेटी ने बताया था कि स्टेट्स में स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा. तो यही स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है, इलेक्शन ऑफ दी दिस पंचायत. तो इसमें क्या करते हैं, ये सुपरिंटेंडेंट्स करते हैं, ये डायरेक्शन देते हैं, ये इलेक्टोरल रोल्स जो नाम होते हैं कि कौन कौन पंचायत इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, उन इलेक्टोरल रोल्स को भी तैयार कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन. और फिर कंडक्ट जो इलेक्शन में वोटिंग एक्चुअल होती है प्रोसेस, तो उसको कंडक्ट भी कौन कराएगा, द सेम बॉडी स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो हेड होता है दैट इज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ही इज दी हेड ऑफ दिस बॉडी. इसके नीचे जूनियर्स हो सकते हैं, बट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है इसको अपॉइंट कौन करता है. पहली बात, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या, इलेक्शन कंडक्ट करवाना पंचायत के एज वेल एज म्युनिसिपैलिटीज. बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग 73rd अमेंडमेंट एक्ट, सो वी विल ओनली टॉक अबाउट पंचायत. तो इसी का जो हेड होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इसको कौन चुनता है, इसको कौन अपॉइंट करता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर
ऑफ द स्टेट, इसको अपॉइंट करता है। और अगर कभी निकालना हो किसको, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, वो कैसे निकाल सकते हैं? क्या इसको गवर्नर निकाल सकता है, इसको रिमूव कर सकता है इसकी पोस्ट से? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए एक प्रोसीजर होगा, जैसे जो हाईकोर्ट का जज होता है, जैसे उसको निकाला जाता है, उसका एक पूरा प्रोसेस चलता है पार्लियामेंट में, कहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में, वहाँ पे वोटिंग होती है उस पर, अगर किसी हाई कोर्ट के जज को निकालना हो कभी, उसी सेम तरीके से किसको निकाला जाता है? द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन एंड पे निकालने वाला कौन होता है? मान लो कुछ चार्ज लगा है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, तो वो चार्ज कहाँ पे देखा जाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। वहां पे जब उस चार्ज को प्रूव किया जाएगा कि हाँ जी कुछ गलत है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या कुछ गलती है, उसके बाद निकालने वाली अथॉरिटी कौन होगी? ये गवर्नर नहीं होगा, निकालने वाली अथॉरिटी होगी कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट। तो ये याद रखिएगा आप, अगर अपॉइंटमेंट की बात आती है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर निकालने की बात आती है, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, दैट इज डन सेम एज द हाई कोर्ट जज इज रिमूव्ड, लेकिन एंड पे रिमूव करने वाली अथॉरिटी कौन होती है? इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो विल राइट इन दिस, आप मेंशन करेंगे इसमें टर्म ऑफ पंचायत में। सो विल राइट इन दिस टर्म ऑफ पंचायत एट एवरी लेवल, term of panchayat at every level is 5 years, according to constitution of India. Term of panchayat is at every level, यानी कि every level मतलब क्या था? पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत एट ब्लॉक लेवल, पंचायत समिति से कहते हैं, और पंचायत एट विलेज लेवल, दैट वाज कॉल्ड एज ग्राम पंचायत। हर एक लेवल पे 5 साल के लिए टर्म होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व, however the state government can dissolve the panchayat before 5 years also, comma, but it must go for elections of new panchayat, within 6 months from the date of dissolution. Within 6 months from the date of dissolution. Date of dissolution. Next point लिखेंगे आप, the new panchayat formed, जो इलेक्शन के बाद नई पंचायत बनाई जाएगी, the new panchayat formed shall continue for only the remaining period of previous panchayat, and there shall not be any fresh elections. If the remaining term of the dissolved panchayat, dissolved panchayat is less than 6 months. Next we will write the elections for panchayat will be conducted by State Election Commission. Next देखिए, this commission, next we will write this commission is also responsible for superintendence, direction and control, and preparation of electoral rolls.
preparation of electoral rules. Next we will write state election commissioner. State election commissioner is appointed by governor. State election commissioner is appointed by governor and can be removed from office only in the manner a high court judge is removed. Only in the manner a high court judge is removed, and in brackets will mention remove कौन करता है? By the President of India. By the President of India. अब देखिए ट्विस्ट है, यहीं पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं. अपॉइंट कौन करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को? गवर्नर. और रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और बाकी कमीशन के बारे में अगर कुछ और भी रूल्स बनाने हो, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे थे, बाकी जो रूल्स होगा रेन्यूमरेशन या इसमें कितने लोग काम करेंगे या बाकी कुछ रूल्स बनाने हो स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए, वो कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी कि एक स्टेट की जो असेंबली है वही डिसाइड करती है कि बाकी जितने लोग काम करेंगे किसमें, स्टेट इलेक्शन कमीशन में, या उनकी जो रूल्स होंगे या उनको किन चीज़ों पर काम करना है, ये सब रूल्स कौन बनाएगा? द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सो नेक्स्ट पॉइंट यू विल मेंशन other details about state election commission. Other details about state election commission are to be brought out by the respective state legislature. Next will be tax collection and डिस्ट्रीब्यूशन. पंचायत टैक्स कलेक्ट कैसे करेंगे और कौन बताएगा कि क्या टैक्स उनको कलेक्ट करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? द टैक्स बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत, इसके बारे में क्या कहता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट? सबसे पहले ये एक्ट कहता है कि गवर्नर को पहले एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करनी है, एक बॉडी बनानी है, जिस बॉडी को हम बोलेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन. आपको याद होगा ये स्टेट फाइनेंस कमीशन किस कमिटी ने रेकमेंड किया था? द कमिटी वाज थंगथन कमिटी. मैंने ये मेंशन पहले भी किया है जब हम कमिटी डिस्कस कर रहे थे, तो थंगथन कमिटी ने ही बताया था कि हर एक स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा. यही इस बारे में बताएंगे कि टैक्स कलेक्शन कैसे होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कैसे होगा. तो यही कहता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट कि गवर्नर का ये काम होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे क्या? स्टेट फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए. यानी कि 5 साल के बाद एक और स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा. वो भी कौन करेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट. और स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या होगा? ये रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, कि पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और ये रिकमेंड करेगा गवर्नर को कि इनको किस हिसाब से पैसे मिलने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायत. क्योंकि जो मेन टैक्स कलेक्टर होता है स्टेट में वो कौन है? स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है. तो वो टैक्स कलेक्ट करते हैं. अब वो टैक्स जब कलेक्ट करते हैं तो उनको कुछ पार्ट, उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. उनको लोकल गवर्नमेंट्स को, लोकल बॉडीज़ को, चाहे कि म्यूनसिपैलिटीज़ हो या पंचायत हो, उनको भी पैसे देने होते हैं. लेकिन कितना पैसा देना है उनको, ये कौन बताएगा? यही स्टेट फाइनेंस कमीशन बताएगा. और कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली यही लोकल बॉडीज़ लेते हैं. जैसे इन विलेज आपने देखा होगा ऑक्ट्रॉइज, जिसे हम चुंगी कहते हैं, जहाँ पे वो साथ एक लॉन्ग वो स्टिक होती है, उसको नीचे उतारते हैं, उनसे फिर कुछ चार्ज किया जाता है 30, 40, 50 रुपीज़. तो ये सब चार्ज जो है, ये टैक्स, ये पैसा किसके पास जाता है? या तो डायरेक्टली पंचायत, अगर पंचायत एरिया में, या तो म्यूनसिपैलिटी, अगर म्यूनसिपैलिटी एरिया में है. वैसे शहरों में होता नहीं है ऑक्ट्रॉय, बट ये गांव की, विलेज की बात है. ऑक्ट्रॉयज वहाँ पे होता है, ठीक है. तो जिनको हम चुंगी कहते हैं, तो वहाँ पे जैसे टैक्स कलेक्ट होता है वो सीधे पंचायत के फंड में जाता है. तो कुछ टैक्स या कौन सा टैक्स सीधे पंचायत लेगा लोगों से, ये भी कौन बताएगा? यही स्टेट फाइनेंस कमीशन, कि विच टैक्स द पंचायत कैन कलेक्ट, या जो भी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है उसमें से कितना हिस्सा जाएगा किसको? पंचायत को. ये भी कौन बताता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन. या कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट इन एड देती है पंचायत को, कुछ पैसा प्रोवाइड करती है पंचायत को ग्रांट्स की तरह से, तो वो कितना दिया जाएगा किस पंचायत? अब देखो, एक स्टेट में डिफरेंट पंचायत होते हैं, या एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पंचायत होते हैं,
तो किस पंचायत को कितना ग्रांट इन एड देगा स्टेट गवर्नमेंट, ये भी कौन बताएगा, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो वही है टैक्स कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट पंचायत ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। ठीक है, दैट इज द मैंडेट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये रिकमेंड करता है, सिर्फ मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है, ये बस रिकमेंड करता है गवर्नर को। फिर गवर्नर कहता है स्टेट गवर्नमेंट से कि इतना इतना स्टेट फाइनेंस कमीशन ने बताया है, तो तब जाके वो उस पर काम करते हैं। सो विल राइट इनटू दिस टैक्स कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नर ऑफ द स्टेट शल after every 5 years constitute a state finance commission to review the financial position of panchayats, and then recommend to the governor number 1, क्या क्या recommend करता है गवर्नर को। number 1, the principles which should govern the distribution between state and panchayats of the net proceeds of taxes, duties, etc. Net proceeds of taxes, duties, etc. levied by the state. यानी कि जो स्टेट लेती है टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसमें से किस हिसाब से पैसे देने चाहिए पंचायत को, ये प्रिंसिपल कौन बताएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन बताएगा। नंबर 2, सेकंड रिकमेंडेशन क्या करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, what taxes, tolls and fee may be assigned to the panchayats, यानी कि पंचायत कौन सा टैक्स ले सकती है डायरेक्टली, कौन सा टोल ले सकती है और कौन सा फी ले सकती है लोगों से डायरेक्टली, ये कौन बताएगा, ये रिकमेंड करेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन किसको, गवर्नर को। नंबर 3, the principle to decide upon the grant in aid, given by the state to panchayats, अब जो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन है, जैसे हमने देखा स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में रूल्स, उसका कंपोजिशन क्या होगा, वहाँ पे क्या फॉलो होगा, वो सब कौन बताएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेम इसके साथ भी है, अगर कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे या इन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो मेंबर्स किसके होंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन के, या जो उनका सिलेक्शन कैसे वो सेलेक्ट किए जाएंगे मेंबर्स किसके लिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए, ये सब चीज़ें कौन बताएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी कि कैसे कौन मेंबर्स होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी और किस तरीके से उनको सेलेक्ट किया जाएगा एज द मेंबर ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। सो एट द एंड यू विल राइट द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड्स, द स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूँ जहाँ एमएलएस बैठते हैं, द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ कमीशन, qualification of members and the manner of their selection also, manner of their selection also। तो लास्ट पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट किसके बारे में कहता है इन पंचायत में, दैट इज अबाउट रिजर्वेशंस। बट आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस क्लास के लिए। सो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम बात करेंगे इन्हीं रिजर्वेशंस पे कि क्या कहता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट की रिजर्वेशन रखी जाएगी पंचायत में तीनों लेवल्स पे या नहीं रखी जाएगी, तो किसके लिए रखी जाएगी और कितने % ऑफ सीट्स पर रिजर्वेशन रखी जाएगी। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।